नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। 4,39,026 महिलाओं सहित 8,57,000 से अधिक मतदाता करेंगे 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान शुरू। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात। पश्चिम एशिया में मुश्किल हालात और इजराइल हमास संघर्ष पर हुई चर्चा। आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर प्रधानमंत्री ने जताई गहरी चिंता। भारत यात्रा पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने दोहराई प्राथमिकताओं के आधार पर भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की बात। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी बॉम्बे में छात्रों और फैकल्टी मेंबर के साथ किया संवाद। विकसित भारत एट 2047 के हिस्से के रूप में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर की बातचीत। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक मिजोरम में 12.80 और छत्तीसगढ़ में 9.93% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 20 सीटों में से 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जबकि बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण की 20 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1,276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के 8,51,895 मतदाता 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है। मिजो, जोरम और कांग्रेस ने सभी 4 और भाजपा ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम और छत्तीसगढ़ के लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है। मैं लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं। विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सूचना आयोग में हीरालाल सामरिया को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया ने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद शामिल हैं। वो तेलंगाना कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें 2020 को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वो वर्तमान में सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे थे। शपथ के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के क्षेत्र के कठिन स्थिति और इजराइल हमास संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और लोगों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति को दोहराया। राष्ट्रपति राइसी ने स्थिति का अपना आकलन साझा किया। दोनों नेताओं ने तनाव को रोकने, मानवीय सहायता जारी रखने और शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की भी समीक्षा की
और आपसी सहयोग का सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन संपर्क में सुधार के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और इसे प्राथमिकता दिए जाने का स्वागत किया। भारत यात्रा पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने राजा वांगचुक को भूटान की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई। वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने असम के कोकझार को भूटान के गिलफू से जोड़ने वाले प्रस्तावित सीमा पार रेल लिंक के लिए स्थान तय करने के लिहाज से सर्वेक्षण को लेकर सहमति जताई। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम बंगाल में बनारहाट और भूटान में समस्या के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए विचार करने पर भी सहमति जाहिर की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत भूटान साझेदारी के विस्तार का सकारात्मक मूल्यांकन किया, जिसमें सीमा पार व्यापार के बुनियादी ढांचे, व्यापार और पारस्परिक निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच के संपर्क के नए क्षेत्र शामिल हैं। बता दें कि भूटान नरेश ने 3 नवंबर को गुवाहाटी से अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा शुरू की थी। वांगचुक की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान और चीन अपने दशकों पुराने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए नए सिरे से बातचीत पर जोर दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने MSME को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकीकृत करने पर पूरा ध्यान दिया है। मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME दुनिया भर में 90% व्यवसायों, 60 से 70% रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा है। वे निवेश के रूप से कामकाजी गरीबों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर परिस्थितियों में समूहों की आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि MSME विशेष रूप से विकासशील देशों में अक्सर सीमित जानकारी के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारी में रुकावट आती है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र में जयपुर कॉल फॉर एक्शन का स्वागत किया गया। जयपुर कॉल फॉर एक्शन का उद्देश्य MSME क्षेत्र को बढ़ावा देना है और साथ ही MSME के लिए इंफॉर्मेशन गैप को खत्म करना है, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय और व्यापार का विस्तार करने में मदद मिल सके। बता दें कि वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वाणिज्य विभाग ने इस वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया। The leaders' declaration provides concrete policy guidance on leveraging the benefits and minimizing the downsides arising from the impact of technology and development. Digital public infrastructure and the manner in which it has revolutionized the Indian financial inclusion landscape has been lauded globally. India has been at the forefront of this revolution, and India's own growth story has gained significant momentum through digital public infrastructure. DPIs also play a crucial part in G2P payments, ensuring targeted, transparent payments, and promoting the inclusion of vulnerable groups such as women, students, and the elderly. With over 50 crore Jan Dhan bank accounts opened and a monthly transaction volume of over 10 billion through UPI, India's example vividly illustrates how DPIs have enhanced not just access, but also the usage and quality of financial inclusion. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर IIT बॉम्बे के छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि IIT की यात्रा उन्हें प्रेरित और उत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि आपके पास दुनिया को बदलने की क्षमता वाला मानव संसाधन है। आप समाज की भलाई के लिए मिलकर और एकजुट होकर काम करते हैं। अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से सभी के जीवन को आसान बनाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप शासन में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं और भविष्य आपके कंधों पर टिका है। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि युवा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में नेतृत्व करेंगे। Youth
have, according to me, the most significant role in nation building. India is known for demographic dividend, which means the dividend that is before me. You are the greatest, most significant stakeholders in governance. You will have to carry future on your shoulders, and therefore your spinal strength matters. And I have no doubt, I am not a medical specialist, but I know enough about spine. You all are spinally very strong, and the nation is safe in your hands, and I have no doubt you will take the nation, Bharat at 2047, gloriously as a developed nation of the world. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के प्रतीक हैं, जो ज्ञान ही सर्वोच्च लक्ष्य है के अपने आदर्श वाक्यों को फलीभूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान ही परिभाषित करता है कि आप दुनिया में कहां खड़े हैं। You are the embodiment of grit, determination and hard work, engaged in continually fructifying your motto, knowledge is the supreme goal. I would add only one thing. This supreme goal is supreme power these days. Knowledge alone defines where you are in the world, be it an individual, an organization, an institution, industry, or a nation. A nation that is emanating knowledge to the entire world will have a power of its own. And knowledge, my dear friends, is the greatest deterrence to those who seek to compromise either the individual or the nation. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्री कई क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों मंत्रियों ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित दोनों देशों की पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक में चर्चा की। इस दौरान दोनों देश कृषि, खानों और खनिजों, रसद, नवीकरण ऊर्जा, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में और अधिक शोध करने पर सहमत हुए। साथ ही छात्र और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, ड्यूअल डिग्री, ट्विन डिग्री और ज्वाइंट पीएचडी को बढ़ाने पर भी दोनों नेता सहमत हुए। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता फिर से गिरकर गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए स्कूलों को 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 10 नवंबर तक 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 6, 7, 8, 9 और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन इनकी ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक होने के कारण 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन प्रणाली 13 से 20 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए लागू रहेगी। इस योजना के तहत ऑड इवन पंजीकरण संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज ओपन में उत्कृष्ट जीत के लिए विदित गुजराती और वैशाली की प्रशंसा की है। दोनों खिलाड़ियों ने टोरंटो में 2024 में होने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, यह बेहद गर्व का क्षण है क्योंकि भारत ने फीडे ग्रैंड स्विस ओपन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। विदित गुजराती और वैशाली को उनकी उत्कृष्ट जीत और टोरंटो में होने वाले प्रतिष्ठित 2024 कैंडिडेट्स में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए बधाई। यह शतरंज में भारतीय कौशल का एक और उदाहरण है। भारत इस जीत से बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाने के लिए चैंपियन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, भारत की नारी शक्ति और एक
उत्कृष्ट प्रदर्शन, कौशल, अटूट जुनून और दृढ़ संकल्प से भरे उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वास्तव में हमारे मन को गर्व से भर दिया है। सोमवार को विश्व कप 2023 का 38वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। इस विश्व कप में यह बांग्लादेश की दूसरी जीत है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में ऑल आउट होकर 279 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से चरित असालंका ने शानदार 108 रनों की पारी खेली। जवाब में 280 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 41.1 ओवर में 7 विकेट खोकर इस मुकाबले को जीत लिया। बांग्लादेश की ओर से होसेन शांतो ने सर्वाधिक 90 रन बनाए। मैच में अहम पारी खेलने वाले कप्तान शाकिबुल हसन के तेज 82 रनों के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस मैच के साथ ही बांग्लादेश 4 अंकों के साथ इस विश्व कप में अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। आज विश्व कप का 39वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 7 नवंबर साल 1858 को बिपिन चंद्र पाल का जन्म बंगाल के हबीबगंज जिले यानी आज के बांग्लादेश में हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। उनका नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षक होने के साथ ही बिपिन चंद्र पाल पत्रकार और एक कुशल वक्ता भी थे। साल 1905 से 1918 तक की अवधि में वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गर्म राष्ट्रवादी विचारों के प्रतीक रहे। 7 नवंबर साल 1888 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के 1928 में रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड। इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद राशन कार्ड धारक व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में स्थित सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर अपना कार्ड दिखाकर अपने हिस्से का सरकारी राशन उठा सकता है। यह योजना प्रवासी श्रमिकों के खाद्यान्न जरूरतों की पूर्ति और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए लाई गई। हालांकि इसका फायदा अन्य लोग भी उठा सकते हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से में अवस्थित उचित मूल्य की दुकान से सस्ता खाद्यान्न खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से सुनिश्चित करती है कि कोई भी भूखा न सोए। One Nation, One Ration Card, ONORC initiative launched by the Government of India on 9th August 2019 leverages technology to enable the portability of ration cards across the nation in line with the National Food Security Act 2013. This initiative is an integral part of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, which ensures food security to vulnerable sections of the society. The ONORC system empowers NFSA beneficiaries, including migrant recipients, to conveniently collect their entitled food grains either in full or part from any fair price shop throughout the nation. This is made possible through the use of their existing ration card, authenticated via biometrics or Aadhaar. The ONORC initiative uses information and communication technology to implement right to food with the concept of 5 R's, that is, right quantity, right quality, to right beneficiary, at right time, at right fair price. Key components of the initiative are national portability, deduplication of beneficiaries, creation of ration card, central repository, and data analytics.
A specially customized Android mobile app on ONORC, Mera Ration has been introduced to enhance the experience of all NFSA beneficiaries. This application provides multiple functionality and makes portability of ration easier. Additionally, the application is accessible in 13 different languages. Furthermore, ONORC provides a convenient 5-digit toll-free number 14445 for migrant NFSA beneficiaries. As of June 2023, over 80 crore people availed benefit of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana through One Nation One Ration Card. 105 crore plus inter-intrastate transactions have been recorded throughout the country. With the vision to ensure no one sleeps hungry, the One Nation One Ration Card is not just an initiative. It's a symbol of hope leading us towards a more equitable future. पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। त्योहारों की इस उमंग और खुशी के दौरान हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। त्योहारों के समय सामान हमेशा लोकल और छोटे दुकानदारों से ही खरीदें और अपना अहम योगदान देकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर एक प्रेरक वीडियो साझा किया है। पीएम ने सभी से नमो ऐप पर स्वदेशी उत्पादों के साथ अपनी अपनी सेल्फी साझा करने और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने का भी आग्रह किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस प्रेरक वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। सोशल मीडिया का युग है जहां हर कोई स्टोरी टेलर है। सोचिए अगर हमने किसी अपने की स्टोरी डाल दी और उसकी जिंदगी एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ने। अरे दिवाली है, बहुत सारा काम पड़ा है, चलिए चलते चलते बातें करते हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया रोशनी है। कहाँ से ली? वो अपनी मनीषा काकी है ना, उनके यहाँ से ही लिया है। ओह, सभी का घर करे रोशन, कलानगर की मनीषा काकी। हैशटैग वोकल फॉर लोकल। सुनिए वो, अरे वाह, कुर्ता तो बहुत अच्छा है स्मार्टू। यस वैसे तुम्हारी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है मिसेस स्मार्टू, है ना? राज की बात बताऊं, हम दोनों को स्मार्ट पता है कौन बनाता है? कौन? अपने श्याम ब्रदर्स। अच्छा, यस। सेल्फी? ओह ऑफ कोर्स। स्माइल। सबको स्मार्ट बनाए। हैशटैग अपने श्याम ब्रदर्स। हैशटैग वोकल फॉर लोकल। समझ के आत्मनिर्भर बनिए, मेरे फोन की तरह। अपने देश में मैन्युफैक्चर हुआ है ये फोन। हैशटैग आत्मनिर्भर भारत। वैसे ये जूते बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया को अपने कदमों पे लाए आगरा में बने ये शूज। हैशटैग मेक इन इंडिया, हैशटैग वोकल फॉर लोकल। ये देखो, यूपीआई से पेमेंट किया है, जिसका गुणगान पूरी दुनिया कर रही है। हैशटैग डिजिटल इंडिया। बिल्कुल, कोई शक? चलो आप भी हमारी तरह दिवाली को और रोशन बनाइए। वोकल फॉर लोकल अपनाइए। साथियों, हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले।